नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश की संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक सामने ला दिया गया है। इसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अब आने वाले दिनों में संभव है कि जेपीसी के सामने इस बिल को रखा जाएगा, ताकि आम दलों के बीच जो तमाम राजनीतिक दल है और उनके सांसद है, उनके बीच एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लंबे समय से इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि केंद्र सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन पे काम कर रही है और वो चाहती है कि देश में एक बार में तमाम चुनाव हो। इसके लिए कुछ समय पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मार्च महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए थे कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को क्रियान्वित किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सितंबर महीने में इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर कर लिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, यानी देश भर में जितने भी विधानसभा है और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसके अलावा महीने भर के अंदर तमाम जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो होंगे। इस तरह के सुझाव रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है उसने दिए हैं और उस पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। इस पर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब ये जेपीसी के सामने जाएगा। उसके बाद तमाम दलों के बीच आम सहमति बनाकर इस बिल को दोनों सदनों से पास कराने की कोशिश की जाएगी। सरकार इस मामले में पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन इस बिल के सामने आने के बाद से ही तमाम जो राजनीतिक दल है, जो विरोधी दल है, वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं। खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु की जो पार्टी है और कई पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने तमाम तरह के विरोध के साथ ही इसका समर्थन नहीं करने की बात कह दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन मेडिकल की जरूरत है और इस पर जो समय बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो एजेंडे से बाहर है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन के जो इस मुद्दे पर तमाम तरह के राजनीतिक दलों के विरोध का केंद्र सरकार को सामना करना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार इस बिल को कैसे पास कराती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इससे जुड़े कई पहलुओं पे चर्चा करना बेहद जरूरी है कि आखिर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सामने आया है, इसके पीछे का तर्क क्या है। रामनाथ कोविंद कमेटी के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने करीब 7 विदेशी देशों के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, फिलीपींस जैसे देश शामिल है, जिनके चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे इलेक्शन में जो तमाम खर्च होते हैं, अलग अलग समय में जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, उस खर्च से बचा जा सकेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो ज़्यादा व्यवहारिक है या सिर्फ दिखाने भर की है कि क्या इसे व्यवहारिकता में परिणत किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके विरोध की वजह क्या है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने साफ रूप से कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया एक अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक प्रस्ताव है, जिस पर हम सभी राजनीतिक दलों को विरोध करना चाहिए। अव्यवहारिक और लोकतांत्रिक कहने के पीछे का तर्क भी समझना जरूरी है। ये तमाम राजनीतिक दलों की एक, जैसे कि कांग्रेस के नेता खड़गे साहब ने भी इसका विरोध करते हुए इसे अव्यवहारिक करार दिया है। सवाल ये उठता है कि ये व्यवहारिक कैसे नहीं हो सकता है। व्यवहारिकता के पैमाने पे अगर देखें तो अगर ये थ्योरी काम कर जाती है या इसको लागू कर दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन को, तो देश भर में जो तमाम छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे समूहों में बटी हुई है, 1 विधायक 2 विधायक
दो चार नगर सेवकों के साथ जो आगे बढ़ रही है और स्थानीय लोगों की पॉलिटिक्स करती है, उनका अस्तित्व खत्म होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा देश भर में जो 28 राज्यों हैं, 28 राज्यों के साथ लोकसभा के 543 सीटों पर एक साथ चुनाव कराना कितना व्यवहारिक होगा। अगर आपने हाल के दिनों में देखा होगा तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए गए थे, एक चरण में चुनाव कराए गए, जबकि झारखंड जैसे छोटे राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए गए। उससे पहले हुए लोकसभा चुनाव को करीब 6 चरणों में कराया गया। तो सवाल ये उठता है कि जो चुनाव आयोग एक लोकसभा का चुनाव 6 चरणों में कराता है, उसके लिए 28 राज्यों और लोकसभा की 43 सीटों पर एक साथ चुनाव कराना कितना आसान होगा और कितना चुनौती भरा होगा। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह का कामकाज चुनाव आयोग का देखने को मिला है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि इसे व्यवहारिकता के धरातल पे उतारा जा सकता है। खास करके तब जबकि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर सवालों की बौछार होगी, और सवालों की बौछार होने के बाद जो असंतोष की स्थिति है वो बड़े स्तर पे फैलने की संभावना है। चुनाव तो हो जाएंगे और चुनाव के परिणाम भी भले आ जाएंगे, इसमें तमाम हजारों लाखों कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, उसे भी शायद पूरा कर लिया जाए। तमाम तरह के सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साथ चुनाव होने का मतलब है कि पूरी देश की जो व्यवस्था है वो एक चुनाव पे आके टिक जाएगी। क्योंकि एक साथ चुनाव कराने का मतलब है कि तमाम राज्यों में उस दौरान आचार संहिता लागू होगी, वहां के पुलिस बल को उसमें तैनात किया जाएगा, वहां के जो शिक्षक कर्मचारी है या बाकी जो कर्मचारी है उनको चुनाव कार्यों में लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान जो 1-2 महीने की अवधि होगी चुनाव का, उस दौरान स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। उस दौरान पुलिस की जो तमाम व्यवस्था है वो चुनाव कार्यों में लगानी पड़ेगी। तो जो स्थानीय स्तर पे क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं या सुरक्षा की जरूरत होती है, उसमें सेंध लगने की संभावना है और इस संभावना से बचा नहीं जा सकता है। जब बड़े लेवल पे काम होगा तो उसमें बड़े लेवल पे अराजकता पैदा होने की संभावना बनी रहती है। इस पे खर्चे भले सीमित हो जाए, लेकिन इसकी जो पारदर्शिता है वो सवालों में जरूर आ जाएगी। क्योंकि एक साथ जब चुनाव आयोग 2 राज्यों में चुनाव कराने में उसे कई तरह के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, कई जगह उसे ईवीएम को लेकर सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं, कई जगह उसे वोटर लिस्ट में से नाम काटे जाने को लेकर सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं देने दिया गया और पुलिस उसे रिवॉल्वर से हरकाती हुई नजर आई। इस तरह के सवाल, कई तरह के सवाल जिंदा हो जाएंगे जब एक साथ पूरे राज्यों के और लोकसभा के चुनाव होंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने की स्थिति में क्या चुनाव आयोग है? क्या चुनाव आयोग इतनी मजबूत या पारदर्शी नजर आ रही है जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा सकती है, जो वो पूरे राज्यों में और लोकसभा का चुनाव एक साथ करा पाए? 2 राज्यों में, 3 राज्यों में चुनाव कराने, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अलावा झारखंड में और महाराष्ट्र में ये तीनों जगह में एक साथ चुनाव होने थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव पहले हुआ, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव भी हुए, उसी दौरान महाराष्ट्र के भी चुनाव होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। चुनाव आयोग की तरफ से तर्क दो भी दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने के मामले में आज तक असमर्थ ही नजर आई है। खास करके जब से नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, उनके कार्यकाल में जिस तरह के सवाल और जिस तरह की अविश्वसनीयता चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हुई है, पैदा हुई है, ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी कितना काम करेगी, ये बेहद गंभीर सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या यह व्यवहारिकता के धरातल पे उतरेगा, और यह व्यवहारिकता के धरातल पे नहीं उतरेगा तो क्या यह किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाएगा?
क्योंकि इस तरह की संभावना बनी हुई है। हाल के दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों के बाद चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हुए हैं और किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगता रहा है। तो क्या इन आरोपों का जवाब देने की स्थिति में है चुनाव आयोग? अगर पूरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो जो तमाम व्यवस्था है वो पूरी तरह से बंधक बनकर रह जाएगी। तमाम पुलिस, तमाम शिक्षक, तमाम कर्मचारी इतने दिनों तक व्यस्त रहेंगे तो फिर बाकी देश की बाकी व्यवस्था का क्या होगा? क्या उसे संचालित करना आसान होगा? और इस दौरान जो अराजकता पैदा होगी उसका जवाब कौन देगा? आप पैसे बचाने की बात, चुनाव आयोग का बड़ा तर्क है कि पैसे बचेंगे, लेकिन इसी चुनाव में हाल ही में जब झारखंड में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, इसी महाराष्ट्र में करोड़ों अरबों रुपए बांटने के आरोप लगे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर एक भी बार संज्ञान नहीं लिया और न ही किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। करोड़ों रुपए पकड़े गए जगह जगह से, उसके अलावा भी पैसे बांटने के 10-10 हजार के पैकेट बांटने के आरोप लगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सवाल ये उठता है कि जब आपको पैसे बचाने की फिक्र है, चुनाव एक साथ कराने के पीछे का ये तर्क है, तो फिर जो तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं और उसमें जो पैसों का बंदरबाट होता है, आखिर उस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के भाषण के दौरान आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े सामियाने लगते हैं, करोड़ों अरबों के खर्च होते हैं। कभी भी चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए नजर देखा नहीं गया, ना ही उन्होंने किसी को नोटिस थमाते हुए देखा गया। तो ऐसे में चुनाव आयोग हो या केंद्र सरकार हो, जो ये तर्क दे रही है कि पैसे बचाने हैं, तो पैसे बचाने हैं तो पहले आप अपने कार्यक्रमों के जरिए भी पैसे बचाइए और तमाम तरह के जो फालतू खर्च होते हैं नेताओं के दौरे के भाषण के दौरान और बड़े बड़े मंचों के दौरान, उस खर्चों पर भी रोक लगनी चाहिए ताकि स्वतः ही खर्च अपने आप कंट्रोल हो जाए। इस तरह के वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी से खर्चे तो नहीं कम होंगे, लेकिन अराजकता और अव्यवहारिकता की स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है उस पर तमाम राजनीतिक दल गहराई से विचार करें, क्योंकि एक बार ये लागू हो जाने के बाद देश में दूसरे राजनीतिक दल, खास करके छोटे दलों के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में फिर देश में कुछ चुनिंदा पार्टियों का ही राज होगा। तो ये जरूरी है कि इस पे गंभीरता से विचार किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।